हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे हम लोग। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी दिया गया है, दोनों ही आर्टिकल पर क्वेश्चन मिलेगा आज, तो कोशिश ज़रूर करेंगे आप लोग आंसर राइटिंग करने की। और फिर से शुरू कीजिए सारे प्रोसेस को। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए। आइस दरबार आंसर रिव्यू के नाम से वो ग्रुप है और वहाँ पर आंसर लिख करके डालिए। फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी रिव्यू का प्रोसेस था वो इस बार और बेटर होगा अगर आप लोग आंसर लिख करके वहाँ पे पोस्ट करेंगे तो, चाहे हिंदी मीडियम के रहें या इंग्लिश मीडियम के, क्योंकि अब तो ऑब्वियसली जिनको प्रीलिम्स देना था उन्होंने दे दिया है। अब वो आगे बढ़ गए हैं। किसी का जिसका पॉजिटिव रिजल्ट हुआ है वो लोग मेंस की तैयारी में हैं, तो ऑब्वियसली आंसर राइटिंग ज़रूरी है। और जिनको अगली बार देना है उनके लिए भी आंसर राइटिंग ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि आंसर लिख करके और पोस्ट करें उस टेलीग्राम ग्रुप पर। वहाँ पर एक दूसरे के आंसर को रिव्यू करने से भी आपको बहुत आइडिया मिलेगा। बाकी जो हमारी टीम है वो तो रिव्यू करेगी ही। तो आज का कोटेशन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा कोटेशन है और आप पर लागू होता है। फॉर अ मैन टू कंक्वेयर हिमसेल्फ इज़ द फर्स्ट एंड नोबलेस्ट ऑफ ऑल विक्ट्रीज। प्लेटो का स्टेटमेंट है जो हर किसी के ऊपर लागू होता है जब भी हम विक्ट्री की बात करते हैं, जीतने की बात करते हैं। क्योंकि अगर कहीं पर आपको निराशा हुई है, कहीं पर आप फेल हुए हैं, तो हमें ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद को ही अभी तक जीत नहीं पाए हैं। बिकॉज़ अपनी कमज़ोरी, अपनी आदतें, अपना कंफर्टेबल ज़ोन, इन हर चीज़ पर भले ही हमें पता नहीं चलता है। कई बार लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल ज़ोन होता है उनके लाइफ में। वो कंफर्टेबल ज़ोन कोई भी हो सकता है। आपके आंसर ना लिखने की आदत हो सकती है, आपका एक डर हो सकता है, आपके यूपीएससी को लेकर के फियर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो बहुत ही माइन्यूटली उसको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत होती है और उस चीज़ पर विक्ट्री पाने की ज़रूरत है। यानी कि अगर हम अपने आप पर जीत हासिल करते हैं तो आगे चल कर के जो भी छोटी बड़ी मुश्किलें हमारे सामने आती हैं हम उसको भी जीत सकते हैं, राइट। तो ऐसे कोटेशंस हमें खुद में भी एक अपलिफ्टमेंट का मौका देते हैं। इसके अलावा हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, जब भी हम करप्शन की बात करें अगर, तो करप्शन के मामले में हमें क्यों नहीं झुकना चाहिए। अगर हम खुद पर जीत हासिल कर चुके होंगे, अगर हम खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम करप्शन में इंडल्ज नहीं होंगे। तो ऐसे जगह पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज क्या कुछ डिस्कशन में होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि कोटेशंस आपको बताया जा चुका है और इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड हम लोग साथ साथ में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। एंड इसके अलावा 2 आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें कि नॉट वेस्ट अ क्राइसिस, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ। एग्रीकल्चर पर अशोक गुलाटी जी का आर्टिकल आया है, बहुत सारे फैक्ट उस पर मिलेंगे आपको, उसको नोट करते जाना है। और इसमें हम लोग बहुत बैकग्राउंड से बात करने वाले हैं, मतलब 72 से क्या क्या अपलिफ्टमेंट होना शुरू हुआ है, इंदिरा गांधी के समय में क्या क्या बदलाव हुए थे, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, उसके बाद क्या बदलाव हुए, फिर क्या इम्पैक्ट रहा, और आज के समय में क्या बदलाव हो रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, यही आर्टिकल में बताया गया है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं IR पर, और ये है नैम से एसोसिएटेड। एग्जैक्टली नैम पर नहीं है लेकिन वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इंडिया को एक बार एक मेजर रोल प्ले करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, दोनों ही इसको हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी दिया गया है तो उसको आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ ए लेट्स नॉट वेस्ट अ क्राइसिस। GS पेपर 3 कहाँ पे आ जाएगा? इकोनॉमी में आ जाएगा, राइट। तो आइए देखते हैं कहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। तो पंजाब से। आपको कॉन्टेक्स्ट तो मालूम है ना कि कहाँ क्या क्या चल रहा है पूरे देश में इस समय में। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म हुए हैं कई सारे। आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसी से सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोविड-19 के समय में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं एग्रीकल्चर में? तो आपको जितने भी फैक्ट्स आपको याद हैं, पता है, उसके हिसाब से आंसर राइटिंग करनी है। बाकी यहाँ पर देखते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में आपको मालूम है कि कई सारे रिफॉर्म होने की वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग इसकी प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक फार्म बिल पास किया गया है जो कि प्रोहिबिट करता है किस चीज़ को? जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स बाहर से वीट और पैडी को बिलो MSP नहीं खरीद सकते। ध्यान दीजिएगा, ये फार्म बिल जो है पंजाब का, उसमें ये कहा गया है कि अब कोई भी प्राइवेट प्लेयर वीट और
पैडी को जो पहले वो ख़रीद लिया करते थे बाहर, आउट ऑफ द मार्केट, एपीएमसी के बाहर वो ख़रीद लिया करते थे कम दाम पर, वो अब नहीं ख़रीद सकते हैं। और आउटसाइड ऑफ द एपीएमसी, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मार्केट है, वहाँ के बाहर अगर ये काम किया जाता है और ख़रीदा जाता है कम दाम पर, तो इसके लिए प्रॉपर फाइन भी का भी प्रावधान है और सज़ा का भी प्रावधान रखा गया है कि इसको ब्रीच करने पर 3 साल तक के लिए प्रिजन में डाला जा सकता है। ठीक है ना। तो मतलब ये बहुत ही सिंपल सा क्राइम नहीं होगा, पंजाब ने इसको बहुत ही सख्त क्राइम बना दिया कि अगर आप कम एमएसपी से कम दाम पर ख़रीदते हैं तो सीधा जेल जा सकते हैं 3 साल के लिए, और आपको अच्छा खासा फ़ाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो स्टेप लिया गया है, ये क्यों लिया गया, और अगर ये स्टेप लिया गया तो सिर्फ़ और सिर्फ धान और गेहूं के लिए क्यों लिया गया? क्या बाकी सारे और क्रॉप्स नहीं थे जिनको कि प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी, जैसे कि मेज़ है, कॉटन, पर्ल्स, ऑयल सीड्स, तो जिस पर जो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्बिट में आते हैं एमएसपी सिस्टम में, तो उन पर भी क्यों नहीं ये चीज़ किया गया? क्यों सिर्फ पैडी और वीट? कहीं ये जो स्टेप है ये पॉलिटिकल तो नहीं, राइट? सो और इवन एक्सटेंडेड इट टू द मिल्क एंड वेजिटेबल्स। भाई मिल्क और वेजिटेबल्स में भी ये चीज़ होना चाहिए था कि जो वेजिटेबल, जो सब्जियां उगाते हैं किसान, वो बहुत अमीर थोड़ी ना होते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होनी चाहिए थी। So because state government is smart and knows full well that it will create a fiasco in the agriculture market which might boomerang on it politically। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल एजेंडा दिखाई देता है, इकोनॉमिक से ज़्यादा ये पॉलिटिकल स्टेप दिखाई देता है। और वुड अ लॉ फॉर ओनली वीट एंड पैडी हेल्प फार्मर? तो ये सवाल है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ पैडी और वीट के लिए जो कानून लाए जा रहे हैं ये फार्मर्स को मदद कर देगा? नॉट रियली। क्यों नहीं? क्योंकि भाई ये तो पहले भी होता आ रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑलरेडी एमएसपी के एम्बिट में कई सारे क्रॉप को रखे हुए, और उसमें पैडी और वीट भी है। 95% देखिए सबसे ज़्यादा पंजाब से वीट और पैडी को ख़रीदा जाता है एमएसपी पर, जो एफसीआई के द्वारा ख़रीदा जाता है, और जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी खरीदती है वो सबसे ज़्यादा पंजाब में ख़रीदा जाता है एमएसपी पर। तो ये वहाँ पे सेम तरीके का बदलाव ला करके किसानों के लिए कोई बहुत बड़ी फ़ायदेमंद वाली चीज़ नहीं है। दूसरा, वेयर इज़ द इकोनॉमिक गेन फॉर द पंजाब फार्मर? तो भाई इकोनॉमिक गेन कितना होगा, इससे क्या होगा? तो ये सब अगर हम देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज इट इज़ अबाउट 5,000 करोड़ दैट द स्टेट गवर्नमेंट एंड अरहतियाज, जो मिडिल मैन, उनको अरहतियाज बोला जाता है, स्क्वीज एनुअली फ्रॉम द एफसीआई फॉर वीट एंड पैडी प्रोक्योरमेंट। तो इतना पैसा तो एफसीआई की तरफ से मिल जाता है। और अगर हम इकोनॉमिक रूट को तलाशते हैं इसी में कि अभी जो पंजाब का स्टेप है, इसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का किस तरीके का स्टेप रहा था, पुरानी पॉलिसीज़ किस तरीके की रही थी, तो उसका भी यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है। 50 साल पहले जा कर के जिक्र करते हैं। इंदिरा गांधी के समय में जब पहली बार ये प्रोटेक्ट करने की बात चली, और पैडी ट्रेडर्स और वीट ट्रेडर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात चली 74 में, व्हेन शी वॉज एट द पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, जैसा कि आपको मालूम है उस समय में 73-74 के समय में इंदिरा गांधी की जो सत्ता थी बहुत ही चरम पर थी, और उनका काफ़ी बोलबाला था। उन्होंने बहुत सारे बदलाव इस समय में किए थे। अगर आपको याद होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1976 में, उसमें उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए थे। और देखिए क्या क्या चेंजेस 70s के बाद से रहे हैं। तो सबसे पहले तो 1971 में उन्होंने क्या किया, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग अलग किया गया था, और बांग्लादेश के बर्थ के लिए इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है उस समय में, आपको याद होगा। फिर प्राइवी पर्स, आपको याद है, उसको कैंसिल कर दिया था एक अमेंडमेंट ला करके कि जो भी प्रिंसली स्टेट हैं उनको कोई अलग से ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी जो पहले दी जा रही थी। उनको भी अगर कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट या अगर इस तरीके से राज करना है तो उनको फिर मेन गवर्नमेंट में आना पड़ेगा, उनको इलेक्शन वगैरह लड़ना पड़ेगा, राइट। फिर उन्होंने एक नारा लगाया, कौन सा, गरीबी हटाओ का। और फाइनली नेशनलाइज कर दिया गया कई सारे कमर्शियल बैंक्स को 1969 में, आपको याद होगा 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था उस समय में। सो देर वर वेरी कमेंडेबल चेंजेस जो उनके द्वारा किए गए थे। फिर 76 में तो आकर के उन्होंने एक तरीके से एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही क्रिएट कर दिया था, DPSP, फंडामेंटल राइट, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़, और कई एक जगह पर इन्होंने बहुत सारे बदलाव किए थे। उसी में सोशलिस्ट वर्ड को प्रियम्बल में जोड़ा गया था, आपको याद है। तो चलिए कमेंट में बताइएगा कि प्रियम्बल में 1976 में
कौन कौन से टर्म को जोड़ा गया है। एक तो मैंने आपको बता दिया सोशलिस्ट, इसके अलावा कौन सा शब्द है जिसको कि जोड़ा गया है प्रियम्बल में 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, सो पॉलिसी इन 1972। अब देखिए, जो अब हम एग्रीकल्चर पर बात कर रहे हैं तो वापस से वहाँ पर आते हैं। 72 में क्या पॉलिसी लाई गई। इंदिरा गांधी जी ने अनाउंस किया एन इम्पॉर्टेंट एग्री मार्केटिंग पॉलिसी स्टेप, एक बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया था 72 में। और ये किसके लिए लाया गया था, जो होलसेल ट्रेडर्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इन व्हीट एंड राइस विल बी टेकन ओवर द गवर्नमेंट एज ट्रेडर्स were being unscrupulous in not giving farmer their due MSP and manipulating prices। लेकिन ये जो बदलाव हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। द फर्स्ट मार्केटिंग सीजन ऑफ द गवर्नमेंट टेक ओवर ऑफ द होलसेल व्हीट ट्रेड 1973-74 सॉ अ मेजर फियास्को। तो इससे बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, बहुत चेंज नहीं हुआ, बल्कि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। मार्केट पूरी तरीके से नीचे गिर गया और वीट प्राइस जो हैं वो एकदम ऊपर उठ गए, राइट, बहुत ही तेज़ी से ऊपर गए। और इससे एक बहुत ही कड़वा लेसन मिला गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट ने वापस ले लिया इस पूरी पॉलिसी को जिन्होंने बदलाव किया था। फिर आपको याद है उस समय में लाइसेंस राज की पॉलिसी थी, पंजाब में फार्म लॉ लाया गया तभी 74 में लाइसेंस राज सिस्टम हुआ करता था तब। और कई सारे बदलाव हुए और इसको अल्टीमेटली क्या कहा गया, उस समय में जो ग्रोथ सिस्टम था उसको कहा गया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और ग्रोथ जो था वो बहुत ही कम था, 3.5% पर उस समय जीडीपी का ग्रोथ था, जो कि बहुत ज़्यादा कम था। और इसीलिए उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए जो एग्री इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ही फेमस थे, राजकृष्ण साहब, उन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इसको कहा था। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म उसके बाद कब एग्रीकल्चर में बूम आना कब से शुरू हुआ। और आज जो कोविड की क्राइसिस में भी सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला सेक्टर था वो एग्रीकल्चर बना। और आज एग्रीकल्चर में एक होप दिखाई दे रही है कि इतनी बड़ी जो जनसंख्या है भारत की उसको संभाला जा सकता है। एग्रीकल्चर को और स्मार्ट बना करके इस सेक्टर में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है। आपको याद होगा एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया 1991 में और वहाँ से फिर बदलाव होना शुरू हुआ, जीडीपी में तेज़ी आनी शुरू हुई। ठीक है, ग्रोथ दिखाई देना शुरू हुआ, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट में रिफॉर्म लाए गए, राइट। फिर उसका भी क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने एक रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी एग्री मार्केटिंग सिस्टम में। एंड जो FCI है, इट वॉज ट्रिगर्ड बाय द बल्जिंग स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस विद FCI। फिर APMC को लाया गया था। उसके बाद 2003 में APMC का मॉडल एक्ट लाया गया, क्योंकि कुछ आपको याद होगा कुछ परेशानी होने लग गई थी, तो उसको फिर चेंज करते हुए मॉडल एक्ट को लाया गया। लेकिन वो भी फिर आगे चल करके फेल हो गया, क्योंकि हर जगह पर ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया था, बिकॉज सरकार बदल गई थी। अब शांता कुमार कमेटी का गठन होता है, जैसा कि आपको मालूम है, अभी 2014 में, और इन्होंने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए। तो शांता कुमार कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया, अगर आपको याद हो, इन्होंने कैश ट्रांसफ़र की बात की है। इन्होंने कहा है कि ये जो आप MSP पर ख़रीदते हैं सामान को, इससे बेटर है कि जो किसान हैं उनको कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करते हैं शांता कुमार कमेटी में। और ये धीरे अभी जो बदलाव इतने सारे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये इन कमेटी का रिकमेंडेशन और बाकी जगह से जो रिकमेंडेशंस आई हैं उसके तर्ज पर ये बदलाव अभी हाल ही में किया गया है। तो कमेटी सजेस्टेड मेजर चेंजेस इंक्लूडिंग कैश ट्रांसफ़र इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम and overhauling the FCI's operations with a good dose of free market to make a system more efficient। तो कैसे हम और efficient बना सकते हैं मार्केट को, उसके लिए कई सारे recommendations दिए गए हैं कमेटी के द्वारा। मोदी गवर्नमेंट could not muster courage to undertake bold reform except some marginal thinker of labor rules in the FCIs। तो एक बहुत बड़े बोल्ड रिफॉर्म की ज़रूरत थी। और जब मॉडल एक्ट लाया गया था उस समय में भी, लेकिन उसको ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल नहीं पाया था। तो कंक्लूजन में कहा जा रहा है दैट क्राइसिस, जो कोविड-19 क्राइसिस है, उसने कहीं ना कहीं एक विंडो ओपन किया है कि एग्री मार्केट सिस्टम में और रिफॉर्म किया जाए। और रिफॉर्म करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं यहीं से आई है, क्योंकि पूरा का पूरा जो अट्रैक्शन है वो इस सेक्टर पर गया है। और ये इससे बात समझ में आई है कि एक अगर हम इसमें रिफॉर्म करते हैं, पेशेंस लेकर के आते हैं, प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाते हैं, तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट मिलेगा।
और अभी पॉलिटिक्स से ज़्यादा ज़रूरत है इसके इकोनॉमिक बेनिफिट पर फोकस करने की, तभी जाकर के एक्चुअल रिफॉर्म हो सकता है। अब ये क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है इसको 150 वर्ड में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्राइसिस ओपन द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म द एग्री मार्केटिंग सिस्टम, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? ठीक है, तो अपना आंसर बताएंगे कमेंट में। और री इन्वेंटिंग नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट का जिक्र कहाँ से आता है? जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, आईआर में, एज यू नो पूरा ये आईआर का इशू है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन्होंने शुरुआत की है ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन। देखिए, जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उसने फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर किया। और आपको बताएं कि जब भी कोई क्राइसिस आती है, चाहे आपके लाइफ में आती हो या किसी की फैमिली की लाइफ में आई हो, या किसी कंट्री में आई हो, या किसी वर्ल्ड में आई हो, तो उसने एक बार सोचने को ज़रूर मजबूर किया है कि क्या हम यहाँ से हमें बदलाव करने की ज़रूरत है। तो वही हुआ 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आई, तो उसने फिर एक चेंज लाई, इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चेंज आया। और उसने जो वेस्टर्न वर्ल्ड थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, उनको जो डेवलपिंग वर्ल्ड थे, जो पुअर कंट्रीज़ थे या जो इमर्जिंग कंट्रीज़ थे, उनको पॉलिसी मेकिंग्स में या डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करने पर मजबूर किया। तो वहाँ से ये बात पता चली कि जो चाइना और इंडिया है वो एक इमर्जिंग मार्केट की तरह आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी राइज कर रही है चाइना और इंडिया की। आपको याद होगा 2008 में इंडिया में भले पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस थी, लेकिन इंडिया में उस क्राइसिस का असर नहीं होने दिया गया था, बिकॉज ऑफ यहाँ की जो समय की पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो कुछ इस तरीके से थी जिसने कि इस पूरे क्राइसिस को झेल लिया था। तो ये चीज़ सबके सामने आई थी और इसने एक लार्जेस्ट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की तरह वर्ल्ड में जिस उस समय में क्या हुआ, जो बाकी वर्ल्ड थे उन्होंने तो बेल आउट पैकेज दिया और बाकी सारी चीज़ें की अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। लेकिन ये भी यहाँ पे तय हो गया कि हाँ, चाइना और इंडिया को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाना चाहिए। और फिर जिस तरीके से G20 बना था और फिर वहाँ पे डिसीजन मेकिंग्स में भी इन कंट्रीज़ को ऐड किया गया या पुअर कंट्रीज़ को भी अब सुना जाने लगा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब फिर से ये बदलाव में बदल जाएगा, या फिर ये जो जिस तरीके से अब इन कंट्रीज़ को शामिल किया जा रहा था, फिर से ये इसने कोई थ्रेट क्रिएट कर दिया हो। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दैट एस्टैब्लिश मैकेनिज्म इज़ अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ द चाइना, क्योंकि चाइना का राइज जो है बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। और अभी पिछले दिनों जो ट्रेड वॉर देखा है हमने चाइना और यूएस के बीच में, इसके अलावा चाइना का इस तरीके से बूम पर जाना, इतनी सारी इकोनॉमी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेना, तो समहाउ ऐसा लगता है कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, बाकी कंट्रीज़ हैं, उन पर एक तरीके से थ्रेट या इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने, आपको याद होगा, पहले नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी को ऑप्ट किया था और किसी भी एक विंग में जाने से मना किया था। ना तो यूएसएसआर में जाना है और ना ही यूएस के विंग में जाना, मतलब ना तो कैपिटलिस्ट को पूरा फॉलो करना है और ना ही जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसको पूरी तरीके से फॉलो करना है। तो हमारा अपना एक अलग कल्चर होगा, हमारा अपना एक अलग एम्बिशन होगा, इसके लिए हमने नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी को ऑप्ट किया था। बट अभी कुछ दिनों से क्या देखा जा रहा है कि इंडिया जो है वो यूएस की तरफ कहीं ना कहीं टिल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और एक न्यू लिबरल फ्रेमवर्क को अपनाता हुआ नज़र आ रहा है। सो ऐसा क्यों है? द ट्रेड डील डन टू प्लीज द यूएस हैव रिजल्टेड इन लॉस ऑफ लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर लैंड एंड हार्ड वोन लेबर राइट्स ऑफ इंडियन वर्किंग क्लासेस। अब एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको कि इसमें थोड़ा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्योंकि जो राइटर हैं वो ऑपोजिट विंग के हैं, सीपीआई से संबंधित हैं। तो इसीलिए जो इनके जो मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए हैं बेसिकली। तो यहाँ पे भी हम कुछ अच्छे पॉइंट्स को ले सकते हैं जो हमारे आंसर राइटिंग में हमें मदद करेंगे। इनका कहना है कि अभी जो आप बहुत ज़्यादा अलाइन हो रहे हो यूएस की तरफ और जो ट्रेड डील आप प्लीज़ करने के लिए यूएस को बना रहे हो, वो क्या करेगा? वो भारत की लाइवलीहुड को छीन लेगा। वो भारत में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो उसका भी नुकसान करेगा। साथ में जो लेबर राइट्स हैं इंडियन वर्किंग क्लासेस के, वो भी हैम्पर हो जाएंगे। एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स टुडे, आज किस चीज़ की ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड को? तो इनका मानना है कि आज वर्ल्ड को एक तरीके से म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन की आवश्यकता है। एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट किया जाए, क्योंकि कोविड के समय में जो हेल्थ केयर सिस्टम में कहाँ कहाँ पर फ्लॉ है, बातें समझ में आई, कैसे एक दूसरे को मदद किया गया ये भी देखा।
इसके बाद एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक हेल्थ के सिस्टम को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। इंडिया मस्ट रिजेक्ट बोथ यूनिपोलैरिटी ऑफ 1990s एंड द बाइपोलैरिटीज ऑफ करंट सिस्टम डोमिनेटेड बाय यूएस एंड चाइना। इंडिया को ऐसे किसी भी पॉलिसी को रिजेक्ट करना चाहिए जिसमें कोई भी ऐसा बाइपोलर ऑर्डर दिख रहा हो या किसी एक इकोनॉमी का डोमिनेंस नज़र आ रहा हो। ना तो इंडिया को यूएस के विंग में जाने की ज़रूरत होनी चाहिए और ना ही चाइना की तरफ झुकने की ज़रूरत होनी चाहिए। इंडिया का अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेक होना चाहिए, जो कि नॉन अलाइनमेंट को ज्वाइन करने के समय में, ऑप्ट करने के समय में इन्होंने जो सोचा था वैसे ही एक कंस्ट्रक्टिव रोल अभी इंडिया प्ले कर सकता है, सो दैट पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जा सके, मल्टीपोलर बनाया जा सके, और इसमें इंडिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए विच इंडिया शुड फॉलो। इसके अलावा अब ये कुछ थोड़ा गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करते हैं कि यूएनएससी में जो भारत की सदस्यता है इसकी डिमांड बहुत दिनों से चल रही है, और जो 75th असेंबली थी उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने इस बात को उठाया था। और उन्होंने कहा कि जो डिमांड है वो किस बेसिस पर है, तो डिमांड हमारी हिस्ट्री, साइज़, इकोनॉमी, पोटेंशियल के आधार पर है। तो यहाँ पे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है कि हमारा जो डिमांड है उसका जो तर्ज है, उसका जो बेस है, उसको और बदलने की ज़रूरत होनी चाहिए, इसको और ब्रॉडर बनाया जाना चाहिए। इंडिया को पूरे वर्ल्ड की सॉलिडारिटी के लिए काम करना चाहिए, जो कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कम दिखाई दे रही है। और इन दिस कॉन्टेस्ट इंडिया एंड चाइना एज द वर्ल्ड्स 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जैसा कि आपको मालूम है इंडिया और चाइना के पास इनफ कैपेसिटी है, पावर है, एंड मेगा इकोनॉमीज़ हैं ये अपने आप में, और इनको आपस में जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों देश अगर एक साथ आ गए तो ये बहुत ही आराम से काउंटर कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड पर एक तरीके से अपना इमरजेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमें अपने वर्ड्स का भी चुनाव बहुत अच्छे से करना चाहिए जब भी हम ऐसे किसी आंसर राइटिंग कर रहे हों, ठीक है, तो ये हमें देखना होगा। एंड इंडिया शुड स्ट्राइव टू मेक द वर्ल्ड मोर इंक्लूसिव, जस्ट सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट। जिस तरीके से भारत एनवायरनमेंट को लेकर के अभी लीड कर रहा है आप देखिए तो पूरे वर्ल्ड में, तो वैसे ही उस चीज़ को और ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि हाँ एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज का मुद्दा बहुत बड़ा है और उन सबको लेते हुए एक इंडिपेंडेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए, ना कि किसी एक विंग में भारत को झुकने की ज़रूरत होनी चाहिए। साथ ही जो साउथ एशियन रीजन है वहाँ से अपनी सॉलिडारिटी को बढ़ाना चाहिए, बहुत ही एसेंशियल है ये। चाइना के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए, और जो इनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको कैसे वो अपलिफ्ट करें इस बात पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत ज़्यादा है और इनको सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है इस आर्टिकल पर भी, इंडिया कैन प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन्वॉल्विंग अ मल्टीपोलर एंड जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर डिस्कस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं। PDF आपको दे दिया जाएगा अभी टेलीग्राम पर। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी।